हेलो मित्र, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और लगातार आप मेरे वीडियो देख भी रहे होंगे। देखिए मित्र, हमारा जो चल रहा है वो संविधान का भाग आज जो प्रारंभ होने वाला है वो 17वां भाग है। इसके पहले आपने 16वां भाग पढ़ चुका है और जिसमें ये था कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। ठीक है, वो वीडियो आपको पसंद में आया होगा ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। आइए आज हम संविधान का एक अगला भाग देखते हैं और ये भाग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर आप देखिएगा। ठीक है, संविधान का जो भाग आज है, आज भाग 17 के बारे में हम अध्ययन करेंगे मित्र। और ये भाग 17 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इस भाग 17 में है राजभाषा। ये आप ध्यान रखिएगा, राजभाषा है। ठीक है, यहाँ से कई इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं और कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं उन सारे बिंदुओं पर चर्चा किया जाएगा। जो राजभाषा है, अगर हम बात करें इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट चीज़ें, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम देखेंगे। पहली चीज़, राजभाषा से संबंधित अगर हम देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा होगी, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर। इसके बाद राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उन सारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में यहाँ पे चर्चा होगा। ठीक है मित्र, इन टॉपिक के बारे में हम देखेंगे, महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ठीक, अब देखिए राजभाषा की बात करें तो ये जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 343 से लेकर अनुच्छेद नंबर 351 तक है। ठीक है, और इसी पर हमको चर्चा भी करनी है, 343 से लेकर 351 अनुच्छेद तक। ठीक, इतनी बातें हैं। लेकिन महत्वपूर्ण तथ्यों से संबंधित एक चीज़ आप जान लीजिए, अगर हम भाग के संदर्भ में ऐतिहासिक के बारे में चर्चा करें तो ऐतिहासिक के रूप में हमेशा राजकीय भाषा के रूप में राजकीय भाषा का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, भाषा का उपयोग किया गया था या उपयोग किया जा रहा है, किया जा रहा था और किया जा रहा है भी। ठीक है, इसका क्या मतलब, इसका देखिए मतलब क्या है वो आप जान लीजिए। देखिए मित्र, राजकीय भाषा का मतलब यहाँ पर है कि जो भी शासकीय और प्रशासनिक कार्य के लिए जो भाषा का उपयोग किया जाता है उसी को हम राजकीय भाषा जानते हैं। ठीक है, हमारे भारत देश जो मेरा है ये विविधताओं का देश है। यहाँ विभिन्न प्रकार की जातियाँ, विभिन्न प्रकार की बोलियाँ हैं, इसलिए सब अपनी भाषा के वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं। किसी एक भाषा की संप्रभुता नहीं दी गई है। कारण ये है कि सबको अपनी संस्कृति, अपनी लिपि व भाषा बनाए रखने का क्या दिया गया है, अधिकार दिया गया है और ये व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है। इसलिए हम किसी एक भाषा को पूरे भारत में नहीं लागू कर सकते हैं, ये भारत संस्कृति की क्या है, खिलाफ है। और इस चीज़ की बात की पुष्टि अगर आप देखेंगे अनुच्छेद नंबर 29 जो हमारा फंडामेंटल राइट है, इससे स्पष्ट हो जाता है। वहाँ पे ये बातें स्पष्ट रूप से कही गई है कि भारत के हर वर्गों को एक तरीके से अपनी संस्कृति व अपनी भाषा बनाए रखने का क्या है, अधिकार है। ठीक है, 29(2) में भी चीज़ें कहा भी गया है कि राज्य किसी के साथ उसके धर्म, मूल वंश व जाति व भाषा के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। तो वहाँ भी भाषा का उपयोग किया गया है। ठीक है, जब मेरा फंडामेंटल राइट है तो हम इस फंडामेंटल राइट का उल्लंघन क्यों कर सकते हैं। इसी को भी ध्यान में रखकर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को ध्यान में रखकर भाषा के लिए एक स्पेशल भाग ही निर्धारित कर दिया गया है हमारे संविधान में, और वह भाग जो है वह भाग 17 है।
जैसा कि मैंने कहा कि राजकीय भाषा का उपयोग सदियों से होता आ रहा है। आप देखेंगे कि मौर्य काल में बौद्ध धर्म में जो भाषा के उपयोग किया जाता था, वहाँ पर बौद्ध धर्म में पाली भाषा का उपयोग किया गया, जैन धर्म में अर्धमगधी भाषा का उपयोग किया गया। ठीक है, इसके अलावा देखिए भाषाएं तो बहुत चलती थी, संस्कृति है, पाली है, अर्धमगधी है, लेकिन मौर्य वंश में राजकीय और शासकीय भाषा के रूप में प्राकृतिक भाषा का उपयोग किया जाता था। वहीं पर देखेंगे गुप्त काल में भी दो तरीके की भाषा का उपयोग किया गया, आम बोलचाल भाषा और एक राजकीय और शासकीय भाषा को आप देख सकते हैं। तो वहाँ पर संस्कृति भाषा और प्राकृतिक भाषा दोनों भाषा का उपयोग किया गया, लेकिन जो शासकीय भाषा के रूप में अगर आप देखेंगे तो संस्कृति भाषा का उपयोग किया गया। इसी तरीके से जब यहाँ पर इस्लाम का उदय हुआ तो ये लोग भी राजकीय भाषा के रूप में जो भाषा प्रारंभ में उपयोग की जा रही थी दिल्ली सल्तनत में, तो तुर्की की जा रही थी। लेकिन तुर्की के साथ साथ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अरबी भाषा नहीं बोली जा रही थी, अरबी भाषा भी बोली जा रही थी, फारसी भाषा भी यहाँ पर प्रचलन था। लेकिन राजकीय भाषा एक मुख्य भाषा होती थी जो शासकीय कार्य किए जाते थे उसके माध्यम से। इसी तरीके से आप देखेंगे मुगलों के वंशों का जब शासन आया तो दो भाषा का उपयोग किया जा रहा था, एक तुर्की और एक फारसी। लेकिन मुगलों के वंश में जो राजकीय व शासकीय भाषा बनाई गई, वह जो भाषा बनाई गई तो वह फारसी भाषा बनाई गई, न कि तुर्की बनाई गई। ठीक है, तो भाषा का एक अपना इम्पोर्टेंट होता है, उस इम्पोर्टेंट और महत्ता को आप समझने का प्रयास करिएगा। इसी तरीके से भारत में भी कई भाषाएं बोली जाती है, लेकिन जो राजकीय भाषा के रूप में उपयोग की जाने वाली भाषाएं हैं वो कुछ प्रमुख हैं, और वो किस किस बिंदुओं पर उपयोग किए जाते हैं, किस परिस्थिति में उपयोग किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें बातें संविधान के भाग 17 में कही गई हैं, जिसको हम देखेंगे। ठीक है, तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि भाषा का अपना उपयोग है और ये सदियों से चला आया है। चाहे वह मौर्य वंश की हम बात करें, वहाँ भी शासकीय भाषा का उपयोग किया गया, चाहे हम गुप्त वंश की बात करें, वहाँ भी शासकीय भाषा का उपयोग किया गया, चाहे हम मुगल वंश की बात करें तो वहाँ पर भी शासकीय भाषा का उपयोग किया गया। और जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज ने, आप जानते हैं कि अंग्रेज ने भी शासकीय भाषा का उपयोग अंग्रेजी भाषा के रूप में मनाए, बाकी अन्य भाषाओं को इन्होंने क्या किया, इग्नोर कर दिया गया। ठीक है, इग्नोर किए। ये कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। इसके बाद कुछ पॉइंट हम आपको और यहाँ पे बता देना चाहते हैं। अगर हम भाषा की ही बात कर लें, अगर हम भाषा की बात करें तो ये पॉइंट भी आपको याद होना चाहिए। अगर हम भाषा की बात करें तो इसके बाद आप एक चीज़ जान लीजिएगा कि भाषा शब्द का उपयोग आप जानते हैं हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा शब्द का उपयोग किया गया है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। भाषा का उपयोग 8वीं अनुसूची में है और भाग 17 में है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि 8वीं अनुसूची में यहाँ पर ये जोड़ा गया। अब ये जान लीजिए कि अनुसूची का मूल संविधान का ये अंतिम अनुसूची थी, 8वीं अनुसूची, जिसमें भाषा का क्या किया गया था, उपयोग किया गया था। ठीक है मित्र, और अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर ऐतिहासिक संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा हो रही है। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें, यहाँ पर अगली बात करें, जो महत्वपूर्ण तथ्यों के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन बिंदुओं को भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे अगर हम मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान, जैसे भाषा है, तो मूल संविधान में अगर बात करें इस भाषा का, तो मूल संविधान में कुल 14 भाषा थी। मूल संविधान में कुल 14 भाषा थी, ये आप ध्यान में रखिएगा। और वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो वर्तमान में कुल 22 भाषा है। तो इसका मतलब कि 8 भाषा जुड़ी गई। तो इस तरीके से 14 और 8 22 भाषा, प्रेजेंट टाइम में कितने भाषा हैं, 22 भाषा हैं। क्लियर। अब ये शब्द यहाँ सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बन जाता है कि आखिर में इस 22 भाषा में जो 8 भाषा जुड़ी वह कौन कौन जुड़ी। तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए एक 21वां संविधान संशोधन हुआ है और एक आप देखेंगे
72वां संविधान संशोधन और एक 92 संविधान संशोधन हुआ है। ये चीज़ आपको ध्यान में होना चाहिए संविधान संशोधन को लेकर। अगर हम देखें 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था, 72वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, और इसकी बात कर लेते हैं 92वां संविधान संशोधन तो ये 2003 में हुआ था। तो इस तरीके से आप देखेंगे 3 संविधान संशोधन हुए जिसके माध्यम से कई भाषा जोड़ी गई। यहाँ पे जो पहली भाषा संविधान संशोधन से जुड़ने वाली थी 21वां, वह सिंधी भाषा थी। इस सिंधी भाषा को आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो भाषा जोड़ी गई वह 3 भाषा जोड़ी गई, जिसमें हम नेपाली की बात करते हैं। नेपाली मणिपुरी और एक भाषा है कोंकण भाषा। ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे 3 भाषा यहाँ पे जुड़ी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकण भाषा। ठीक, इसके बाद 92 संविधान संशोधन के भी माध्यम से कई भाषा जोड़ी गई। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो वह कौन कौन सी भाषा यहाँ पे जोड़ी गई, आइए उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो जुड़ने वाली थी वह कौन थी? बोडो थी, बोडो भाषा, बोडो के बाद डोगरी, और डोगरी के बाद संथाली, और संथाली के बाद मैथिली। ठीक है, मैथिली। ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाते हैं। बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, ये 4 भाषा जोड़ी गई 92 संविधान संशोधन के तहत। तो इस प्रकार से देखेंगे तो लगभग कुल 8 भाषा यहाँ पे जोड़ी गई, और इस तरीके से 14 और 8 कुल कितने हो गए? 22 भाषा हो गए। कितने हो गए? 22 भाषा हो गए। और इसकी बात किस अनुसूची में की गई है? तो ध्यान रखिएगा, इसकी बात 8वीं अनुसूची में की गई है। ठीक है, इतनी बातें आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ से प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि भाषा संविधान के किस भाग में है, किस अनुसूची में है, और अब तक इसमें कुल कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं, मूल संविधान में कुल कितनी भाषा है और वर्तमान में कुल कितनी भाषा है। क्लियर? और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर और बता देना चाहता हूँ। वर्तमान में जितने भाषा हैं, वर्तमान में एक आयोग की स्थापना की गई थी, और वो आयोग जो है वह राजभाषा आयोग। अब ध्यान से सुनिए, राजभाषा आयोग। अब ये जो राजभाषा आयोग है, इसका जो गठन हुआ है वह 1955 में हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, 1955 में भाषा आयोग का गठन किया गया है। पहले इसमें मूल संविधान में राज्य पुनर्गठन आयोग के अधिनियम के समय 1956 में इसमें एक अध्यक्ष और 14 सदस्य थे। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब भी कभी डेट पूछा जाएगा, जैसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, 1956 के अधिनियम के समय भाषा आयोग में कुल कितने सदस्य थे? तो इसका एक कॉन्सेप्ट ये है कि जितने राजकीय भाषा होंगे उतने सदस्य हैं। इसका मतलब ये कि 1956 में जब पहली बार आंध्र प्रदेश, हाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश ये भाषा के आधार पर जुड़ने वाला पहला राज्य है। भाषा के आधार पर जुड़ने वाला पहला राज्य कौन सा है मित्र? तो पहला राज्य जो है भाषा के आधार पर, वो पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। और ये कब जुड़ा था? 1953 में। अब देखिए 1953 में भाषा के आधार पर जुड़ने वाला पहला राज्य जो था वह आंध्र प्रदेश था। इस चीज़ को आप भूलिएगा मत। अब आंध्र प्रदेश 14 राज्य बन गया था, और उसी समय 14 भाषा भी थी। तो 1956 के पुनर्गठन आयोग के अधिनियम के तहत अगर आप मूल संविधान की अगर बात करेंगे तो मैं ये कहूँगा मूल संविधान में 14 भाषा थी। तो इस समय अगर आप देखेंगे तो 14 अगर भाषा थी, क्योंकि ये 1967 में जुड़ा, तो 1967 के पहले 14 भाषा। इसका मतलब कि जो राज्य आयोग है, जो भाषा आयोग है, इसमें 14 सदस्य थे। अब इनके सदस्यों की संख्या बढ़ती गई। तो अब यहाँ पर पूछा जाएगा कि 1967 में भाषा आयोग में कुल कितने सदस्य थे? तो एक भाषा और जुड़ गई तो 15 भाषा हो गई। 1967 में 15 भाषा हो गई, तो राजभाषा आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। अगर पूछेगा कि राजभाषा आयोग
जो 1992 में उसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 15 और 3 18, यानी कि यहाँ पर 18 हो जाएगी। क्लियर, कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। और वर्तमान में कुल भाषा आयोग में कितने सदस्य हैं, तो 15 18 इधर है और 4 इधर, तो 18 और 4 कितने हो गए, 22। तो 2003 से अब तक राजभाषा आयोग में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 22 होगी। कितनी होगी, 22 होगी। और एक अध्यक्ष को छोड़ेंगे, अध्यक्ष अलग रहेगा। जितना भाषा होंगी और प्लस एक अध्यक्ष, सब में एक भाषा आयोग का क्या होगा, अध्यक्ष होगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। और इसका गठन कब हुआ, तो 1955 में। इसका अधिनियम कब बनाया गया, तो 1956 में, राजभाषा आयोग। क्लियर, तो मैं समझता हूँ कि ये इतनी बातें आपको तो आसानी से समझ में आ ही गई होगी। क्लियर मित्र, इतनी बातें क्लियर है। अब इस चीज़ को आप क्या करिएगा, इस चीज़ को बढ़िया से नोट्स बना लीजिएगा, और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, मिस मत करिएगा। बार बार मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ। अब हम आते हैं जो संविधान के 17वें भाग से संबंधित अन्य और भी प्रश्न पूछे जाते हैं अनुच्छेद के माध्यम से, उन सारे अनुच्छेदों पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि ये अनुच्छेद अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको समझने का आप प्रयास करिएगा। क्लियर, तो आइए अब हम इस चीज़ को मिटाते हैं और फिर हम आगे इसकी चर्चा करते हैं। क्लियर, आइए देखते हैं। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया भाषा से रिलेटेड। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। और कोशिश करिएगा कि यहाँ से एक भी प्रश्न अब आपके गलत न होने पाए। क्लियर, अब देखिए जो अनुच्छेद की मैंने बात किया, उस अनुच्छेदों में अभी आपने क्या देखा कि 343 से लेकर 351 तक। अब एक एक अनुच्छेद को हम बहुत विस्तारपूर्वक देखेंगे। देखिए, पहली बात हम देख लेते हैं कि जो अनुच्छेद हैं वो अनुच्छेद के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। उस अनुच्छेद के बारे में हम क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 343 है, अनुच्छेद नंबर 343 है। 343 में क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि संघ की अपनी एक राजकीय भाषा होगी। तो संघ की अपनी एक राजकीय क्या होगी, भाषा होगी। क्लियर, अपनी एक राजकीय क्या होगी, भाषा होगी। ये बातें अनुच्छेद नंबर 343 में कही गई है कि संघ की अपनी राजकीय भाषा होगी। ये बात आप समझिएगा। अगला देख लेते हैं, एक अनुच्छेद है 343(2), अनुच्छेद नंबर 343(2) बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा। इसमें ये कहा गया है कि संघ के सभी शासकीय कार्य जो होंगे, सभी शासकीय कार्य जो होंगे 1965 तक, जी मित्र, 1965 तक अंग्रेजी भाषा में ही होंगे, अंग्रेजी भाषा में होंगे, ठीक है। अब देखिए ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि हमारा जो संविधान बना था नया बना था, और ऐसा कहा जाता था कि हमारा संविधान एक शिशु अवस्था में था। तो बहुत सारे ऐसे टेक्निकल शब्द थे जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया जाना क्या था, असंभव था। वो सोचा गया कि धीरे धीरे जैसे जैसे हम चीज़ों को समझेंगे वैसे वैसे हम हिंदी भाषा को भी शामिल कर देंगे संघ की राजकीय भाषा में। लेकिन उन्होंने कहा, ये भी कहा कि 1965 में अंग्रेजी भाषा को समाप्त करके हिंदी भाषा को लाया जाएगा, ठीक है। लेकिन आगे चलकर ऐसा नहीं हुआ। तो ये दो बातें आप याद करिएगा। इसके बाद ये तो इतनी बातें हो गई। अनुच्छेद नंबर 344 वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद नंबर 344 में ढेर सारी बातें कही गई। इसमें इस अनुच्छेद में एक संसदीय संयुक्त समिति की बात की गई है। अब जरा इस चीज़ को भी समझ लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 344 में ही देख लेते हैं। यहाँ पर अनुच्छेद नंबर 344 में संसदीय संयुक्त समिति। अब ये क्या है, संसदीय संयुक्त समिति, ये चीज़ को समझते हैं। देखिए इसमें यह कहा गया है कि राजभाषा
आयोग जो है इसका संबंध किससे है? संयुक्त संसदीय समिति का संबंध राजभाषा आयोग से भी है, बहुत ध्यान से समझिएगा, राजभाषा आयोग से भी है, और इसका संबंध राष्ट्रपति से भी है, और इसका संबंध संसद से भी है। ठीक है, संसद से भी है। अब जरा समझते हैं कैसे। देखिए, इसमें ये है कि राजभाषा आयोग का कहना ये कि कहाँ पर किस राज्य में राजकीय भाषा, किस प्रकार की राजकीय भाषा का उपयोग किया जाना चाहिए, इस पर रिपोर्ट तैयार करने का काम किसका है? राजभाषा आयोग का है। तो राजभाषा आयोग क्या करती है? रिपोर्ट तैयार करती है, और इस रिपोर्ट को राष्ट्रपति के पास भेजती है, और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट पर बहस करने के लिए संसद के पास भेजती है, और संसद इसी रिपोर्ट पर विचार करने के लिए संसद संयुक्त समिति को भेजती है। जब ये चीज़ें स्वीकृति प्रदान करके संसद को दे देते हैं, तब उस भाषा को राजकीय भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। क्लियर? तो कभी कभी ये भी आपसे प्रश्न यहाँ पर इस तरीके से भी पूछ सकता है कि संसदीय संयुक्त समिति का क्या कार्य है, और या राजभाषा आयोग अपनी भाषा संबंधी रिपोर्ट तैयार करके किसको देता है, या भाषा के प्राप्त रिपोर्ट को संसद में कौन रखवाता है। ठीक है, ये इस तरीके के भी प्रश्न बनते हैं। क्लियर? अब हम आते हैं, देखते हैं आगे वही बात जो यहाँ पे की गई थी। तो 1967 का रूल और रेगुलेशन आता है। यहाँ पर एक चीज़ें, कई चीज़ें बातें यहाँ पे कही गई मित्र। अब इस बात को बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। पहली बात, जो अंग्रेजी भाषा को यहाँ से संघ से हटाने की बात कही गई थी, 1967 में संघ की भाषा अंग्रेजी को तो हटाई नहीं गई, उसको वैसे ही रहने दिया, लेकिन यहाँ पर एक भाषा और उपयोग किया गया, वह है हिंदी भाषा। जी हाँ, हिंदी भाषा का यहाँ पर उपयोग लाया गया। लेकिन ध्यान रहे, जो 1965 में अनुच्छेद नंबर 343(2) में अंग्रेजी भाषा समाप्त करने की बात की गई, उसको नहीं समाप्त किया गया, बल्कि उसको बरकरार रखा गया। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद नंबर 344 में राजभाषा आयोग के कई रिपोर्ट तैयार किए गए, और इनमें 1967 में एक भाषा आयोग अधिनियम से ही रिलेटेड हैं। इसमें कई विचार रखे गए, उन विचारों का आप जरा सुनिए। इसमें ये कहा गया, अभी हम आगे देखेंगे, इसमें ये कहा गया कि अपने अपने राज्यों के राजकीय भाषा कौन सी होगी, ये बातें कही गई। पहला। दूसरी चीज़, राज्य और राज्यों के बीच उपयोग होने वाली भाषा का उपयोग किस तरीके से किया जाएगा। इसके अलावा संसद में उपयोग होने वाली भाषा किस तरीके से होगी, ये भी बातें की गई। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में उपयोग होने वाली भाषा के भी संदर्भ में यहाँ बातें कही गई। ठीक है, ये सारे बातें कहीं ना कहीं अभी आपको आगे के देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन सी भाषा किस तरीके से संवाद होगा, ये सारे चीज़ें आगे भी है। ये 1967 में संयुक्त राजभाषा आयोग और संयुक्त समिति की रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें यहाँ पर रखी गई कि इन बिंदुओं में किस तरीके से भाषा का उपयोग किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो केसेज होते हैं, जो संसद में बहस होते हैं, जो एक राज्य और दूसरे राज्य संबंधित शासकीय और राजकीय भाषा के रूप में उपयोग किया जाता है, उसके संदर्भ में, और राजकीय रूप में भाषा का उपयोग किया जाना, ये सारी बातें इसमें कही गई। क्लियर? ये किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद नंबर 344 में राजभाषा आयोग का संबंध संसदीय संयुक्त समिति से होते हैं, राष्ट्रपति और संसद के रूप में कहा गया। एक चीज़ मित्र वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर एक चीज़ ये कहा गया, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर हिंदी को संपूर्ण भारत में राजकीय भाषा बनाने की बात कही गई कि अंग्रेजी को हटाकर संपूर्ण भारत में
हिंदी भाषा को लाया जाना चाहिए। ये इसी अनुच्छेद के तहत एक बात और बोली गई कि यदि संपूर्ण भारत में हिंदी को राजकीय भाषा के रूप में स्वीकार करना है, भाषा के रूप में स्वीकार करना है तो इसके लिए क्या करना होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, तो इसके लिए क्या करना होगा, ये बड़ी इम्पोर्टेंट लाइन है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए क्या करना होगा, ये बातें यहाँ उभर के सामने आती हैं। तो ध्यान से सुन लीजिए, इसमें यह कहा गया कि भारत में जितने राज्यों में जो भी भाषा बोली जाती हो, जी हाँ, जो भी भाषा बोली जाती है, मराठी, गुजराती, तेलुगु, तमिल, मलयालम, ठीक है, ये जितने भी भाषा, बंगाली, जितने भी भाषा बोली जा रही है, सारे राज्यों के द्वारा ये एक्सेप्ट कर लिया जाए कि ठीक है, हम अपनी राजकीय भाषा को क्या कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं और आप हिंदी भाषा को लेकर आइए। जी हाँ, अगर ऐसी बातें यहाँ पर सारे राज्यों के द्वारा स्वीकृति पास हो जाती है या आज भी इसको बदलाव लाना है, तो संविधान में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 252 के तहत, या आप ऐसे कह लीजिए एक संविधान संशोधन है, अनुच्छेद नंबर 368 के तहत, 368 के तहत एक संविधान संशोधन है, विशेष बहुमत और प्लस आधे राज्यों की स्वीकृति, अगर ये संविधान संशोधन का उपयोग करते हुए ये चीज़ें सारे राज्यों ने एक्सेप्ट कर लिया, आधे से अधिक, हालांकि मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर आधे राज्यों की बात ही नहीं की गई है, तो ये असंभव है। ठीक है, कानून बना सकते हैं आप विशेष संविधान संशोधन में। अब ये कंट्रोवर्सी हो जा रहा है, अब ये एक मुद्दा का विषय है कि 368 में संसद को पूरी अधिकारता है कि वो संपूर्ण संविधान में किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकता है। तो किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकता है, तो इसका मतलब भाग 17 भी है, और भाग 17 का अनुच्छेद नंबर 344 में ये बातें कही गई हैं, तो उसके लिए ये परिवर्तन लाना होगा। लेकिन फिलहाल इसमें जो बातें कही गई हैं वो कौन सी कही गई हैं, उसमें ये कही गई है कि सभी राज्यों की स्वीकृति होनी चाहिए, और जबकि कानून बनाने में ये कहा गया है कि अगर कोई कानून लेकर इनमें परिवर्तन करना होगा तो विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की स्वीकृति होनी चाहिए। तो हो सकता है, निश्चित रूप से हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं अनुच्छेद नंबर 368 क्या कहता है। अनुच्छेद नंबर 368 ये कहता है कि इस संविधान संशोधन के माध्यम से, अनुच्छेद नंबर 368 के इस संविधान के माध्यम से संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन किया जा सकता है, तो फिर 17 भाग के अनुच्छेद नंबर 344 में क्यों नहीं परिवर्तन किया जा सकता है? किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर संपूर्ण भारत में हिंदी को राजकीय भाषा के रूप में अगर स्वीकार करना होगा, तो इस कानून के माध्यम से ये चीज़ें लाई जा सकती है। ठीक है, और इसमें एक शर्त, और इसके लिए जो शर्त इसमें रखी गई थी वो ये रखी गई थी कि जो सभी राज्य हैं वो इस बात को स्वीकार करें कि हाँ, हिंदी को संपूर्ण भारत में क्या लाना चाहिए, राजकीय भाषा के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। क्लियर? तो ये बातें आप समझ गए होंगे। क्लियर? थोड़ा विस्तृत जरूर हो रहा होगा, लेकिन ये मान के चलिए कि ये एक बहुत जटिल पॉइंट है। और दूसरी चीज़, अगर हम ये बात करें, अनुच्छेद नंबर 344 को 368 से आप जोड़ सकते हो। वहीं पर एक चीज़ और भी है, अनुच्छेद नंबर 29, अनुच्छेद नंबर 29(2) में भी भाषा एक फंडामेंटल राइट है। अब ध्यान से सुनिएगा, भाषा फंडामेंटल राइट है। अगर अनुच्छेद नंबर 368 के तहत आप संविधान में तो ये कानून तो बना सकते हो, ये भी बात है, लेकिन ये कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। तो इस उल्लंघन के आधार पर आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रिट याचिका भी दाखिल कर सकते हो। क्लियर? तो मामला क्या है, बड़ा जटिल नजर आ रहा है। क्लियर? अब देख लेते हैं मित्र आगे। अनुच्छेद नंबर आपने 343 देख लिया और 344 भी देख लिया, और इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट थे वो भी आपने देख लिया। अब हम देख लेते हैं
अनुच्छेद नंबर 345। देखिए 345 में क्या है, फटाफट देख लेते हैं हम। कॉन्सेप्ट तो काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गया और फटाफट हम अनुच्छेद के माध्यम से देख लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 345 में यहाँ कौन सी बात की गई है? यहाँ बस ये बात की गई है कि सभी प्रादेशिक राज्यों की अपनी राजभाषा होगी। सभी, यहाँ पे भी ये बातें कही गई कि सभी जो प्रादेशिक राज्य हैं, प्रादेशिक मतलब वही प्रांत, प्रादेशिक राज्यों की क्या होगी? अपनी राज्य भाषा होगी, अपनी राज्य भाषा होगी। ये आप ध्यान में रखिएगा, ये अनुच्छेद नंबर 345 में कहा गया है। दूसरी चीज अनुच्छेद नंबर 346 में देखेंगे तो इसी अनुच्छेद के नंबर के तहत अनुच्छेद नंबर 346 में एक शब्द का प्रयोग किया गया है और यहाँ पे जो चीज़ें कही गई हैं वो क्या कही गई? वो ये कही गई हैं कि राज्य और संघ, यानी कि राज्य और संघ के बीच किस तरीके का भाषा का उपयोग होगा इसके संदर्भ में, और राज्य और राज्य के बीच में किस तरीके का भाषा उपयोग होगा, ये ठीक है। अब अलग राज्य की अपनी भाषा है और संघ की अपनी भाषा है, ठीक है। संघ में भाषा हिंदी और अंग्रेजी ये ज़्यादातर उपयोग की जाती है और यहाँ पे जो भाषा है और राज्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग किया जाता है। तो इनमें एक क्या बनाना होगा? इनमें आपस में एक समन्वय बनाना होगा और उस समन्वय के आधार पर भाषा का क्या कर सकते हैं? आदान और प्रदान कर सकते हैं। इस बात का जिक्र अनुच्छेद नंबर 346 में किया गया है। किस में किया गया है? 346 में किया गया है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? अब हम देख लेते हैं कुछ चीज़ें और इसी में और कही गई हैं, अनुच्छेद नंबर 345 और 46 से ही रिलेटेड है। इसमें एक चीज़ जान लीजिए, जैसे आपको ध्यान होगा अनुच्छेद नंबर 120 याद करिए, अनुच्छेद नंबर 120 को भी याद करिए। अनुच्छेद नंबर 120 में इसमें क्या कहा गया? इसमें यह कहा गया है कि जो संसदीय कार्रवाई होगी वह या हिंदी या तो अंग्रेजी में होगी। संसदीय में जो कार्रवाई होगी, जो बहस चलती है, वो किस में होती है? हिंदी और या तो अंग्रेजी में हो सकती है। लेकिन अगर कोई भी मेंबर और सदस्य अपनी मातृभाषा में उपयोग करना चाहता है तो इसके लिए क्या करना होगा? एक रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को देना होगा और उसके स्वीकृति के आधार पर इन दोनों भाषा के अलावा अपनी मातृभाषा का उपयोग कर सकता है, यानी कि अन्य और राजकीय भाषा का उपयोग किया जा सकता है संसद में। लेकिन जो अनुच्छेद 120 कहता है संसद में जो बहस होनी चाहिए वो हिंदी और अंग्रेजी के आधार पर ही होनी चाहिए। अब ध्यान रखिएगा, जो लोकसभा अध्यक्ष होता है या राज्यसभा का सभापति होता है उसका जो निर्णय आता है वह अंग्रेजी भाषा में ही आता है, ये ध्यान रखिएगा। और दोनों बहस के रूप में भाषा का उपयोग किया जा सकता है। अगर इसके अलावा कोई राज्य अपनी राजकीय भाषा का उपयोग करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन उसको एक रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष या सभापति को सौंपना होगा। क्लियर? ये बातें समझ में आ गई? अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अनुच्छेद नंबर 120 का भी संबंध कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है अनुच्छेद नंबर 346 से रिलेटेड है। इतनी बात समझ में आ गई? अब देख लेते हैं मित्र, एक अनुच्छेद इंपॉर्टेंट और है, अनुच्छेद नंबर 347। 347 में क्या है? 347 में यह है कि जहाँ जो भाषा अधिकतम जनसंख्या के द्वारा बोली जा रही है, जो भाषा अधिकतम जनसंख्या के द्वारा बोली जा रही है, जो भाषा अधिकतम जनसंख्या के द्वारा बोली जा रही हो, यदि राष्ट्रपति को उचित लगेगा तो वहाँ के जनसंख्या के लिए या उस राज्य के लिए उस भाषा को राजकीय भाषा के रूप में तब्दील कर सकता है। उसको राजकीय भाषा के रूप में क्या कर सकता है? तब्दील कर सकता है, यानी कि उसको राजकीय भाषा घोषित कर सकता है। अगर राष्ट्रपति को इस बात का आभास हो जाए कि किसी राज्य में अधिकतम जनसंख्या के द्वारा आम बोलचाल भाषा बोली जा रही है और उसको राजकीय भाषा घोषित करना हो तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? कर सकता है। अनुच्छेद नंबर 347 के तहत ये बातें कही गई हैं।
क्लियर? इतनी बातें क्लियर होगी। अब देख लेते हैं अनुच्छेद नंबर 348। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनुच्छेद नंबर 348 भी देख लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 348 का संबंध यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में बात किया गया है। अब जरा इस चीज़ को समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो भाषा का उपयोग किया जाएगा वो अंग्रेजी ही भाषा का उपयोग किया जाएगा, अंग्रेजी ही भाषा का उपयोग किया जाएगा। मित्र ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हिंदी भाषा का उपयोग आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर सकते हो, हिंदी भाषा का उपयोग नहीं कर सकते हो। तो फिर किस भाषा का उपयोग? अंग्रेजी होगा। हाई कोर्ट में कहा गया है कि हाई कोर्ट में ध्यान रखिएगा, बहस के लिए अंग्रेजी का उपयोग ही किया जाएगा, अंग्रेजी का उपयोग किया जाएगा। लेकिन अगर आप हिंदी में भी उपयोग करना चाहते हो तो राज्यपाल के माध्यम से हाई कोर्ट में भी आप हिंदी भाषा का उपयोग कर सकते हो, हिंदी भाषा का उपयोग कर सकते हो, लेकिन सामान्यतः नहीं, सामान्यतः आप नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको परमिशन की ज़रूरत होगी बहस करने के लिए, हिंदी भाषा का उपयोग करने के लिए। जिस तरीके से यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी के अलावा के लिए संसद में परमिशन लेने की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से अनुच्छेद नंबर 348 में अंग्रेजी भाषा के अलावा आपको हिंदी भाषा में परमिशन लेने की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ऐसी कोई परमिशन नहीं होगा। क्लियर? अब लेकिन जो हाई कोर्ट के आदेश होते हैं, जो इनके आदेश और जो निर्णय होंगे मित्र, इनके आदेश और निर्णय हमेशा अंग्रेजी भाषा में ही होंगे, अंग्रेजी भाषा में ही होंगे। ये आपको ध्यान में रखना होगा, अंग्रेजी भाषा में ही इनके आदेश और निर्णय होंगे। क्लियर? इतनी बातें स्पष्ट होगी। अनुच्छेद नंबर 349 को निरस्त कर दिया गया है, इसकी कोई महत्ता नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा, ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। अब हम आते हैं अनुच्छेद नंबर 350 को भी देख लेते हैं इसी साथ। अनुच्छेद नंबर 350, अनुच्छेद नंबर 350 में इसमें यह कहा गया है कि जो आपके सिविल नागरिक हैं, सिविल नागरिकों के भाषा संबंधी समस्या, भाषा संबंधी समस्या को सुलझाने का या समाधान का दायित्व विभागीय अधिकारी को होगा। अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब यहाँ पर आपको मैं बता दूं, विभागीय अधिकारी को होगा। जैसे आप देखते हैं, मान लेते हैं कि अब यहाँ पर हिंदी भाषा में ज़्यादातर अधिकारी उपयोग करते हैं यूपी में, और यहाँ पे कोई दक्षिण भारत वाला व्यक्ति आ जाए, और दक्षिण भारत वाला जब व्यक्ति आएगा, अब उसको हिंदी में कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, अब वो उस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है, अब वो अंग्रेजी जानता है, तो इसके अनुवाद के लिए यहाँ के अधिकारी का ये दायित्व बनता है कि उसका एक्सप्लेनेशन करने के लिए एक अनुवादक की क्या करें, इस नागरिक के लिए क्या करें, व्यवस्था करें। ये बातें अनुच्छेद नंबर 350 कह रहा है कि अगर किसी समान सिविल नागरिक को उस भाषा का अनुवाद नहीं हो पा रहा है, उसमें जो शब्द हैं एक्सप्लेनेशन वो नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए एक अनुवादक की व्यवस्था कौन करेगा? एक अधिकारी करेगा। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। अब देख लेते हैं अनुच्छेद नंबर 350 का, अनुच्छेद नंबर 350 का, अनुच्छेद नंबर 350 का मित्र, यहाँ पर अल्पसंख्यक वर्गों की बात की गई है। आप जानते हैं अल्पसंख्यक वर्ग हमारे के यहाँ बहुत हैं, और अल्पसंख्यक वर्ग के संदर्भ में इनको अपनी मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रमोट करने की बात की गई। यानी कि अल्पसंख्यक वर्ग के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव राज्य नहीं करेगा। हर अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, अपनी भाषा को प्रमोट कर सकते हैं, और ये उनका फंडामेंटल राइट है,
और ये कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा को क्या करें, प्रमोट करें। और यहीं पर एक अनुच्छेद है 350 ख। अब 350 ख में क्या कहा गया कि यही अल्पसंख्यक वर्ग अपने भाषा में उपयोग किए जाने वाले शिक्षण संस्थानों की क्या कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं। शिक्षण संस्थानों की स्थापना यानी कि शिक्षण संस्थानों में अपनी भाषा का क्या कर सकते हैं, ये उपयोग कर सकते हैं, इसके लिए भी मनाही नहीं है। शिक्षण संस्थानों में अपने भाषा का जो उनकी मातृभाषा है उसके उपयोग करने के लिए इनको पूरी तरीके से क्या दी गई है, स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ठीक है, और ये प्रमोट करने की बात की गई है और ये भी बातें राजभाषा के अंतर्गत आती हैं। अब अल्पसंख्यक वर्ग का संबंध अगर आप देखेंगे तो ये दोनों बातें आपको अनुच्छेद नंबर 29 और अनुच्छेद नंबर 30 दोनों फंडामेंटल राइट की बातें कही गई हैं, जिसका संबंध यहाँ पे अनुच्छेद नंबर 350 का और ख से भी रिलेटेड है। क्लियर, इतनी बातें समझ में आ गई। अब यहाँ पर एक और देख लेते हैं, ये वाला पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं, आपको दिख रहा होगा इस साइड में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कहा गया, इसमें मातृभाषा का प्रचार प्रसार हिंदी भाषा का क्या होना चाहिए, प्रचार और प्रसार करने की बात की गई है। हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार होना चाहिए। हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार की बात अनुच्छेद नंबर 351 में कही गई है। 351 में ये बातें कही गई हैं, हिंदी का क्या होना चाहिए, भाषा का प्रचार और प्रसार होना चाहिए। क्लियर मित्र, तो इतनी बातें आप समझ गए होंगे, किससे संबंधित, भाषा से संबंधित। क्लियर, कोई यहाँ अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, कोशिश थी कि भाषा संबंधित जितने भी प्रश्न हो वो प्रश्न आपके यहाँ से सही होने चाहिए। और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि यहाँ जो भी आपको पढ़ाया गया वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आपने क्या पढ़ा यहाँ पर, सारी चीज़ें आपने भाषा संविधान का 17वां भाग, इससे संबंधित संविधान संशोधन, इससे संबंधित जितने भी अनुच्छेद थे उसमें जो बातें कही गई वो भी इसमें बातें हैं। ये बात अलग है कि 14 सितंबर 1949 से ही हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है, और हिंदी भाषा को भारत में बढ़ाने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए हमेशा इसकी पहल होती रही है और होती रहेगी भी। ठीक है, तो और संविधान संशोधन से रिलेटेड जितने भी प्रश्न यहाँ पे थे भाषा से, वो मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया। जो अनुच्छेद होने चाहिए वो भी डिस्कशन किया, जो अनुसूची होनी चाहिए वो भी मैंने चर्चा किया। इनका संबंध संसदीय व्यवस्था अनुच्छेद नंबर 120 से किस प्रकार, वो भी मैंने चर्चा किया। फंडामेंटल राइट से भी इनका किस प्रकार से संबंध है, मैंने वो भी चर्चा किया। अनुच्छेद नंबर 368 से भी इनका किस प्रकार से संबंध बन सकता है, मैंने वो भी चर्चा किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर मित्र, तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। एक नए टॉपिक के साथ फिर हम जल्दी ही आपके सामने उपस्थित होंगे। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद।